वेलकम व्यूअर्स। आप सब तमाम लोगों का मेरे हमारे इस चैनल में वेलकम है, खैर मकदम है, स्वागत है। हम सब ये चैनल शुरू इसलिए कर रहे हैं कि फिजिक्स जो कि साइंस की एक ब्रांच है, इसको हम सब पढ़ेंगे, सीखेंगे और मुझे उम्मीद है अगर आप इस चैनल को फॉलो करें तो कुछ ही दिनों में फिजिक्स से आप मोहब्बत करना सीख जाएंगे। वाकई फिजिक्स है ही ऐसी सब्जेक्ट कि जिसे आप मोहब्बत करेंगे और ज़रूर करेंगे। आज इसकी शुरुआत मैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ करता हूँ। आप मान लें कि किसी ऐसे लोगों के पास बैठे हुए हैं जहाँ पे 2 लोग चेस खेल रहे हैं और आपको चेस का रूल नहीं आता। आप थोड़े दूर देर तक देखते हैं, बैठे-बैठे उनके मूव्स को समझने की कोशिश करते हैं कि कोई एक मूव क्यों चल रहा है। फिर हो सकता है कि कुछ देर तक उसको ऑब्ज़र्व करने के बाद आप सब ये कोई इंटरफेरेंस निकाल ले अपने मन में, चेस का रूल इस तरह होता है या चेस का यूँ रूल होता है। बस समझ लें कि आपने अपने मन में एक अंदाज़ा लगा लिया और उसके मुताबिक फिर जब नेक्स्ट कोई स्टेप वो चलेगा, तो आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मतलब ये इस शख्स के लिए बेहतर स्टेप होगा अभी इस वक़्त। तो आपने अपने मन में जो चेस का रूल सोच रखा है, उसके मुताबिक आप उसके मूव को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बस समझ लें कि हमारा फिजिक्स पढ़ना भी ऐसा ही है। ये जो पूरा का पूरा नेचर है, ये हमारे सामने एक चेस के बोर्ड की तरह है और नेचर जो है कि चेस खेल रहा है। हम सब बैठे-बैठे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं नेचर के लॉ को और ऑब्ज़र्व करते-करते हम अपने मन में कुछ रिज़ल्ट निकाल लेते हैं और उन रिज़ल्ट्स के मुताबिक फिर एक लॉ बना लेते हैं और उस लॉ के मुताबिक फिर हम नेचर के नेक्स्ट मूव को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात सोचने की ज़रूरत है कि अगर कोई शख्स चेस का जो खेल है, उसको थोड़े देर तक देखे यानी पार्शियली देखे और पार्शियली देखने के बाद चेस के रूल को पूरी तरह से ना समझे बल्कि आधा-अधूरा समझ करके वो कुछ रूल के हिसाब से कुछ स्टेप्स को प्रिडिक्ट करे और फिर उसका प्रिडिक्शन जो है कि रॉन्ग हो जाए, तब क्या होगा? जब रॉन्ग हो जाएगा, तो फिर अगर वो साइंटिफिक टेम्पर अपने दिमाग में रखता हो, तो उसको फिर अपने रूल को रिफाइन करना चाहिए। बस फिजिक्स भी ऐसा ही है। हम सब लंबे समय से जो है लॉ ऑफ नेचर को समझते आए, उसको बड़े-बड़े साइंटिस्ट जैसे न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, रिचर्ड फीनमैन, इस तरह के लोगों ने जो है कि रूल को समझा और समझ करके फिर किताबों में लिखा। फिर उसके मुताबिक जो है कि इवेंट्स को प्रेडिक्ट करने की कोशिश की गई। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नेचर में कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो इन रूल्स के मुताबिक प्रेडिक्ट नहीं होते। जब प्रेडिक्ट नहीं होते तो फिर हम तुरंत फिर एक नया रूल खोजने में लग जाते हैं कि भाई ये क्यों नहीं ऐसा हुआ। तो फिजिक्स की पढ़ाई बस इसी तरह की है कि एक चेस है, वो चेस तमाम दुनिया है, ये पूरा नेचर है और उस चेस में जो नेचर है वो चेस खेल रहा है और हम उसके लॉ को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये जो नेचर है, ये किस तरह का चेस खेलता है? आप देखें अपने हाथ को इस तरह रगड़ें, थोड़ा-सा गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। गर्म क्यों हुआ? हाथ को रगड़ने से गर्म क्यों हुआ? ये गर्म होना एक इवेंट है और इस इवेंट को हम एक्सप्लेन करने के लिए एक लॉ खोजेंगे। फिर इस लॉ के मुताबिक फिर हम किसी दूसरी चीज़ को रगड़ी जाएगी जब ना, तो उसको जो है कि समझने की कोशिश करें कि ये भी गर्म होगा या नहीं होगा। ये जो पूरा वर्ल्ड है, इसमें कई चीज़ें डिफरेंट-डिफरेंट कलर की होती है, वो क्यों किसी तरह कलर की दिखती हैं? उसका पीछे भी तो कोई रूल होगा ना, तो बस इसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो यही बस फिजिक्स है कि लॉ ऑफ नेचर को समझना।
एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हुए, उनका नाम था रिचर्ड फीनमैन। और उन्होंने ये कहा कि उन्होंने एक सवाल खड़ा किया, व्हाट इज फिजिक्स, और फिर उसका जवाब भी उन्होंने खुद ही दिया। ये व्हाट इज फिजिक्स का जो है ना, व्हाट इज फिजिक्स, ये उन्होंने ही सवाल खड़ा किया। ये सवाल एक्चुअली पहले से भी रहा होगा, बस उन्होंने रिप्लाई किया। उन्होंने कहा फिजिक्स इज अंडरस्टैंडिंग द नेचर, यानी कि प्रकृति को समझना, नेचर को समझना, यही फिजिक्स है। दिस इज फिजिक्स। और फिर उन्होंने ये जो मैं चेस का एग्जांपल आप सबके सामने रखा, गालिबन ये उन्हीं उन्हीं का दिया हुआ एग्जांपल है कि ये जो पूरा वर्ल्ड है ये चेस है। तो आइए उनका जो स्टेटमेंट है उसको हम यहाँ पे दोहराते हैं। व्हाट इज फिजिक्स, तो यहाँ पे उन्होंने कहा अंडरस्टैंडिंग दी नेचर, दिस इज फिजिक्स। तो हम बस इस पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिक्स को पढ़ेंगे। आज चूंकि ये पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो था, तो हम सब ने एक्चुअल फिजिक्स की जो किताबें हैं उसके किसी चैप्टर को नहीं फॉलो किया, ना ही स्टार्ट किया। बस व्हाट इज फिजिक्स इस क्वेश्चन का एक जवाब ढूंढने की कोशिश की, और आप सबके मन में जो इसका सवाल पैदा हो रहा था, जो फिजिक्स कभी पढ़े नहीं है पहले कि क्या फिजिक्स है, तो वो फिजिक्स का जो है एक रिप्लाई, व्हाट इज फिजिक्स, इसका एक रिप्लाई हम जानने की कोशिश की। तो रिचर्ड फीनमैन का जो ये स्टेटमेंट है, हम यहीं से जो है फिजिक्स की पढ़ाई शुरू करते हैं कि अंडरस्टैंडिंग द नेचर इज फिजिक्स। अब फिजिक्स की एक लैंग्वेज होती है, वो फिजिक्स का लैंग्वेज क्या है, मैथमेटिक्स है। जैसे यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल लें, एक सवाल आता है हमारे मन में कि सूरज के चारों तरफ जो है ना अर्थ के जो है वो ऑर्बिट करती है, और इसके अलावा और भी है, अराउंड द अर्थ मून भी ऑर्बिट करता है। तो ये जो ऑर्बिटिंग है इन हेवनली बॉडीज का, इसके पीछे क्या मतलब कि क्या वजह है, क्यों ये ऑर्बिटिंग करता है। तो ये अगर हम समझेंगे एक सिंपल सा लॉ को, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अगर इसको सिंपल हम समझ लें तो ये इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि सूरज के चारों तरफ वो पृथ्वी क्यों घूमती है, और पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा क्यों घूमता है। तो इस लॉ को जो है डिडक्ट किया किसने, न्यूटन ने। अब कल के दिन अगर इस लॉ के मुताबिक किसी यानी लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक अगर किसी बॉडी के, हेवनली बॉडीज के, या कोई भी बॉडी हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसका अगर मूवमेंट हमें एक्सप्लेन ना कर पाए ये लॉ, तो फिर हम इस लॉ को चेंज कर देंगे। यही फिजिक्स है। आगे एक सवाल का हम जवाब जानने की कोशिश करते हैं कि फिजिक्स पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स की जरूरत क्यों है। व्हाई मैथमेटिक्स इज सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड फिजिक्स। तो देखें, किसी भी जगह में कम्युनिकेट करने के लिए वहां पे एक लैंग्वेज की जरूरत होती है। हम जब अपने आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं तो किसी न किसी लैंग्वेज में एक्सप्रेस करते हैं, इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो, बंगाली हो, कोई भी लैंग्वेज है। हमारा इसमें जो व्यू है, अपना व्यू है, इसको एक्सप्रेस करना मेन टारगेट होता है। तो उसी तरह फिजिक्स की जो लॉ है ना, वो सबसे इजी तरीके से जो है मैथमेटिक्स के जरिए ही एक्सप्रेस हो पाता है। यही वजह है कि फिजिक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, सॉरी मैथ इंपॉर्टेंट हो जाता है फिजिक्स को समझने के लिए। हम एक एग्जांपल से यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। फिजिक्स और मैथमेटिक्स का क्या रिलेशन है।
अगर हम ग्रेविटेशन के लॉ को समझने की कोशिश करें, यहाँ पे एक बॉडी है और यहाँ पे भी एक बॉडी है। ये बॉडी करने, ये पॉइंट मैं दिखा रहा हूँ, ये पॉइंट में दो ऑब्जेक्ट्स हैं, आप समझ लें। जो फिजिक्स के लिए अभी फिजिक्स चूंकि जो पहली बार जो पढ़ना सीख रहे हैं, वो उनके लिए मैं बता दूं कि जो पॉइंट है ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक वस्तु है, और ये भी एक वस्तु है। उसका कोई ना कोई वेट होगा, उसका कोई ना कोई मास होगा, यानी द्रव्यमान। तो वो m1 से हम डिनोट कर रहे हैं और दूसरे का जो है वो m2 से डिनोट कर रहे हैं। अब मान लें इन फिजिक्स का लॉ कहता है ना कि इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन होगा। कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो, उनके बीच में एक अट्रैक्शन होगा। तो ये अट्रैक्शन जो है न्यूटन्स के ग्रेविटेशनल लॉ से हम समझ सकते हैं। तो न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल लॉ है वो ये कहता है कि दोनों बॉडीज के मास का प्रोडक्ट के प्रोपोर्शन में होता है ये फोर्स, और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी ये जो दोनों बॉडीज हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये मान लें r है, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो फोर्स होगा, जो ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा जिस फोर्स से, वो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा और दोनों के मास के गुना यानी प्रोडक्ट के प्रोपोर्शन में होगा। अगर हम इसको इस तरह कहें जैसा मैं कह रहा हूं कि दो ऑब्जेक्ट्स यानी दो वस्तुओं के बीच का जो गुरुत्वाकर्षण का बल होगा वो दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपात में और उन दोनों के बीच की दूरी के व्युत्क्रम अनुपात में होगा। एक लंबा सा लैंग्वेज बन जाता है, लंबा सा सेंटेंस लिखना पड़ता है। और इसके उलट में चले मैं इसको लिखता हूं, फोर्स बिटवीन टू bodies of mass m1 and m2 each proportional to देखें, ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को एक्सप्रेस करने के लिए इतना लंबा एक सेंटेंस की जरूरत पड़ी। अभी इसी को अगर हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें तो सिंपल, इस तरह से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1 टाइम्स m2 बाई r स्क्वायर। सो सिंपल। अभी बताएं, मैथ्स का यूज करते हुए फिजिक्स पढ़ना इजी है या मैथ के बगैर यूज किए हुए? आप सब एक ही जवाब देंगे कि मैथमेटिक्स फिजिक्स के स्टडी को इजी बनाता है। तो मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। यही वजह है कि मैथमेटिक्स की जरूरत फिजिक्स को समझने के लिए पड़ती है। लेकिन यहाँ एक बात समझने की जरूरत है कि हमारा जो मेन टारगेट है वो अपने आइडियाज को, अपने व्यूज को एक्सप्रेस करना। अब वो जो आइडिया है वो कितना खूबसूरत तरीके से एक्सप्रेस होता है ये अच्छी बात है, बट अपने लैंग्वेज को खूबसूरत बनाना हमारा टारगेट नहीं है। बस यही बात समझ लें कि यहाँ से आपको दिल्ली जाना है, दिल्ली से फिर आगरा जाना है। अब दिल्ली से आगरा जाने में आप एक डिलक्स लग्जरी बस में चढ़ के जाते हैं आगरा,
जब आप बस में सफ़र कर रहे थे तो बस में वीडियो भी चल रहा था। आप जब आगरा पहुंच गए तो वो जो खूबसूरत याददाश्त है, आप उसको याद कर कर के खुद मुस्कुरा रहे थे कि बस में कितना अच्छा एसी चल रहा था, कितना अच्छा वीडियो चल रहा था। उस बस की खिड़की से बाहर की तरफ देखने में नज़ारे कितने अच्छे दिख रहे थे। ये सारी चीज़ें अच्छी बात है, पर आपका मेन टारगेट क्या था? आगरा पहुंचना, ना कि डिलक्स बस में चढ़ना। तो फिजिक्स के साथ भी मैथ का ऐसा ही रिलेशन है। हमारा मेन टारगेट है फिजिक्स के जो लॉज हैं या फिजिक्स पढ़ने में जिन आइडियाज को एक्सप्रेस करने की हमारी जरूरत पड़ती है, उन आइडियाज को एक्सप्रेस करना। तो वही दिल्ली से आगरा जाने में डिलक्स लग्जरी बस का जो रोल था, मैथमेटिक्स का भी वही रोल है फिजिक्स को पढ़ने में। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि फिजिक्स का पहला चैप्टर हम पढ़ना शुरू करें।